तो हमारा 2023, 24, 22 का पेपर हो गया है। अब हम कर रहे हैं 2020 का 2020 का। तो वो आपने वीडियो सारे देख लिए होंगे, इसको भी देखेंगे तो हम देखेंगे कि पुराने जो पेपर्स थे उसमें ये क्वेश्चंस कितने मिल रहे हैं या इसमें से उसमें भी मिल रहे हैं। तो एक दो क्वेश्चंस तो लगभग सभी पेपरों में मिलते जा रहे हैं। तो मेरे जो सारे वीडियोस जो हैं, मेरे सारे जो लेक्चर हैं, आप देखें इसको, क्योंकि यदि एक दो सब में मिलता जाएगा तो लगभग हम 8 से 10 ऑब्जेक्टिव तो वो हल कर लेंगे जो पुराने पेपरों में आए हैं। और 8-10 क्वेश्चन यदि हमने नए जो पढ़े हैं उसमें से यदि आ गए तो काम हो जाएगा। तो ये ध्यान देने की बात है कि संस्था पर कितने आ रहे हैं, खरपतवारों पे कितने आ रहे हैं और यंत्रों पे कितने ऑब्जेक्टिव बन रहे हैं, ये आपको ऑब्जर्व करना है। ठीक है, तो मैं आपको आज ये पेपर हल कराता हूँ। तो विकल्प के रूप में हम सबसे पहले 5 ऑब्जेक्टिव आते हैं, तो 5 ऑब्जेक्टिव को अपन लोग क्लियर करते हैं। तो खरपतवार फसलों को हानि होती है। तो खरपतवारों को हानि होती है तो ये किस पार्ट से आया है? फसल सुरक्षा। किससे आया है? फसल सुरक्षा। ठीक है ना, ठीक है ना, क्रॉप रोटेशन से आया है, क्रॉप प्रोटेक्शन। तो क्रॉप प्रोडक्शन फसल सुरक्षा में से आए तो उसमें पूरे खरपतवार दिए। तो खरपतवारों को अपना नेचर जान लिए सभी, मेरे नोट्स में है, मेरे जो क्लास है उसमें है ना, ऐप के अंदर चल रहा होगा, वो आप देख सकते हो इसको। तो 5% खरपतवारों के द्वारा कितना होता है, कीटों के द्वारा कितना होता है। तो फसल सुरक्षा से आया तो हम लोग ये देखेंगे, मान लो हमारा कोई एक पेड़ खड़ा हुआ है तो इसके दुश्मन कौन है। ठीक है ना, ये दुश्मनों को पहचानना बहुत जरूरी है। तो दुश्मनों में हमारे सामने यदि हम लोग इसकी रक्षा करें तो क्या लगेगी? फसल की सुरक्षा। क्या कहलाएगी? सुरक्षा, फसल सुरक्षा। फसल सुरक्षा में हम लोग सबसे ज्यादा किससे परेशान है? किससे परेशान है हम लोग? खरपतवारों से। तो खरपतवार से सुरक्षा करना। फिर कीट, किससे? कीट, कीट पत्तियों को खा जाते हैं। उसके बाद रोग, क्या आएगा? रोग। तो खरपतवारों को, कीटों को और रोगों को हम फसल से बचा लें, क्या है? फसल की सुरक्षा कहलाएगा। ये अर्थात हम कह सकते हैं तो फसल सुरक्षा क्या है? तो हम कह सकते फसलों को खरपतवार, कीट और रोगों से रक्षा करना फसल सुरक्षा कहलाएगी। तो इसमें हमने इस पार्ट में हम पढ़ रहे हैं कि खरपतवारों के द्वारा जो नुकसान होता है, तो नुकसान तो तीनों से होगा। तो हम ये बात जाने कि खरपतवारों से कितना होता है। तो 33% तो अकेले खरपतवार ही नुकसान पहुंचाते हैं। क्या पहुंचाते हैं? 33% तक खरपतवार नुकसान पहुंचाते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं कीट और तीसरे नंबर पे आते हैं रोग। कुल मिला के लगभग 80% के करीब नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हम देखेंगे इसमें से कि खरपतवार फसलों को नुकसान पहुंचा। ये खरपतवार है, इसे दुनिया जानती है लगभग, इसका नाम बथुआ है ना? क्या है? बथुआ है। चीनोपोडियम एल्बम, क्या है? चीनोपोडियम एलिस साइंटिफिक है। तो आपको ये जान लेना, यहाँ पर ये बथुआ दिख रहा है तो इसका बथुए का साइंटिफिक नेम क्या है और इसकी फैमिली क्या है, बस ऐसे याद रखना है। अब आती है खैरा रोग। क्या होता है खैरा रोग? का कारण क्या है? रोग का मेन कारण क्या है कि जो धान में पत्तियां दिख रही हैं आपको, ये धान की पत्तियां कैसी हो गई? ऐसी हो गई। अब प्रश्न ये आता है कि खैरा रोग का मुख्य कारण कौन है? जीवाणु है, फफूंदी है और कीट एफिड है या फिर जस्ता की कमी से होता है। तो आपको एक बात बताऊं, ये जो है ना, पोषक तत्व की कमी हो जाती है मिट्टी के अंदर। क्या हो जाती है? पोषक तत्व की कमी। पोषक तत्व की कमी हो जाती है मिट्टी में। जैसे कि हमारे शरीर में नमक की कमी या आयोडीन की कमी हो जाता है, घेंगा हो जाता है, हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से मिट्टी के अंदर कहीं पोषक तत्व की कमी है तो क्या हो जाएगा? पोषक तत्व की कमी है तो ये खैरा रोग हो जाएगा। तो कौन से पोषक तत्व की कमी है? तो हम पहले जानते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश ये मुख्य पोषक तत्व होते हैं। फिर उसके बाद कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, क्या होता है? मैग्नीशियम और सल्फर ये द्वितीय पोषक तत्व होते हैं। उसके बाद आते हैं सूक्ष्म पोषक तत्व। क्या आते हैं? सूक्ष्म पोषक तत्व। ठीक है, सूक्ष्म पोषक तत्व में हमारे पास आती है जिंक। ठीक है, तो सूक्ष्म मात्रा में इनकी आवश्यकता होती है। क्या आती है? सूक्ष्म पोषक तत्व है, इसकी मिट्टी में कमी पड़ गई तो ये रोग हो जाएगा और ये
नर्सरी में ही, कब, नर्सरी में ही, अर्थात हम कह सकते हैं पौध वाली अवस्था पे ये कमी आ जाती है और पौध वाली अवस्था से ही ये बीमारी लग सकती है। इसलिए हम लोग इसे छोटी अवस्था में ही क्या करेंगे, जिंक की कमी को पूरा कर देंगे। इसके करने के लिए काम किया जा सकता है, एक टब लेंगे हम लोग, क्या लेंगे, टब लेंगे, और उसमें हाँ जब अपन लोग ट्रांसफर करेंगे, क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, तब हम लोग धान के जो उखाड़ के जो पौधे लाए थे उनको इसमें रख देंगे। तो क्या होगा, ये थोड़े जिंक को ये ग्रहण कर लेंगे। एक तो ये स्थिति है जब अपन रोपेंगे तब, या फिर पहले जब हमने क्यारी बनाई थी, इसमें धान बोई थी, तभी जिंक का पाउडर डाल दो, जिंक सल्फेट डाल सकते हैं, है ना, जिंक सल्फेट डाल सकते हैं। तो ये पोषक तत्व की पूर्ति हो जाएगी तो ये बीमारी नहीं होगी। अब प्रश्न आता है कि इसका नाम खैरा रोग रखा साइंटिस्टों ने, तो आपको मैं याद करा दूं, क्या करा दूं, कभी नहीं भूलोगे, मैं ऐसे याद करा देता हूँ आपको कि खैरा रोग क्या है। इसका नाम खैरा क्यों है, क्योंकि अपन अक्सर ये जाने जाते हैं कि उसकी बाल की खाल निकालो, अगर खैरा क्यों कह रहे हैं। तो एक बात बताओ, आप शादी विवाह में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, भंडारे में जाते हैं, तो पूरी सिकती है तो बढ़िया ना, खेरी से गवाए, या फिर ज्यादा सिक गई है तो क्या कहते हैं, खेरी हो गई है। तो अपन देखते हैं कि जो उसका ऊपर का जो पापड़ी वाला हिस्सा होता है वो ज्यादा खेरा हो जाता है, तो मिला के देखो ऐसे ही कलर हो जाता है। तो खेरा कलर होता है, तो रंग की वजह से इसको खेरा कहा गया है। किसकी वजह से, रंग कैसा आ गया, तो रंग आ गया इसका खेरा। इसलिए धान को दूर से ही देखा जा सकता है, क्या, दूर से ही देखा जा सकता है कि इसको खैरा रोग लग गया है। आज के बाद शायद जीवन में आप कभी नहीं भूलोगे इसको, क्या करोगे, कभी नहीं भूलोगे, देखते ही बता दो खैरा रोग है। और अब इसमें बता देंगे खैरा रोग किसकी कमी से होता है, पोषक तत्वों की कमी से होता है, यानी कि अपन कह सकते हैं कि जिंक डिफिशियंस, कैसे, जिंक की कमी से ऐसा होता है। ठीक, तो ये पोषक तत्व की होता है, जो जीवाणु नहीं करता है इसको, कीट नहीं करते, फफूंद भी नहीं करता, करता कौन है, जिंक तत्व है, तत्व की कमी से होती है ये बीमारी। तो इस तरह से क्लियर हो गया, कभी नहीं भूलेंगे लाइफ में आप। ठीक है ना, जब पीएटी करते हैं तो ऐसे तो है ना, कहाँ तक रटेंगे हम लोग, आईसीएआर पीएटी जब करते हैं कंपटीशन तो एक बार में याद हो जाएगा, ऐसे कहाँ तक रटेंगे हम लोग। अब आता है बथुआ का वानस्पतिक नाम क्या है, जो मैं आपको अभी बता के आया हूँ कि बथुए का नाम क्या है, चीनोपोडियम एल्बम, क्या है, चीनोपोडियम एल्बम। तो साइंटिफिक नेम है, इसमें तो कुछ कहने ही नहीं है, तो बथुए का साइंटिफिक चीज हो गया। अब आता है धान में खरपतवार नियंत्रण के लिए प्रयोग किया जाता है, क्या किया जाता है, तो जैसे आंसर दिया 2,4-D, क्या दिया है, 2,4-D। तो 2,4-D तभी उपयोग करेंगे जब धान में चौड़ी पत्ती के खरपतवार हों, क्या हो, चौड़ी पत्ती के खरपतवार हों, ठीक है, क्या हो, 2,4-D रसायन का प्रयोग तभी करेंगे, और इसे कब करेंगे, प्री, कब, प्री इमरजेंसी में, यानी पूर्व में ही बोएंगे। यदि खड़ी फसल हो गई है तो इसका प्रयोग नहीं करते, प्री में ही करेंगे इसको। 2,4-D का चौड़ी पत्ती वाले खरपतवार है, यदि कहीं चौड़ी पत्ती वाले नहीं है, सावा है, जैसे ये दिख रहा है ना इसमें, सावा, तो इसके लिए हम लोग इसका प्रयोग करेंगे बीटा क्लोर का, और 1.25 kg पर हेक्टेयर से। तो हो सकता है कि धान में अब की बार ये पूछे गया प्रश्न, अगली बार हो सकता है कि बीटा क्लोर आ जाए। तो आपको ये देखना है कि खरपतवार किस आधार पर प्रयोग होते हैं। तो हम देखेंगे उनकी पत्ती के बेस के आधार पर प्रयोग होता है कि फसल में जो खरपतवार है वो चौड़ी पत्ती का मारना है या सकरी पत्ती का मारना है, तो ये विशेष ध्यान देके चलेंगे। ठीक है, तो ये चौड़ी पत्ती खरपतवारों के मारने के काम आता है। ठीक है, और यदि सामा वगैरह है तो इसमें अपन बीटा क्लोर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से हम दवाई का स्प्रे इसका कर सकते हैं। अब आता है बस, क्या है, हल्दी का मूल स्थान कहाँ है, कहाँ है, अगला क्वेश्चन से ये है, हल्दी का मूल स्थान क्या है। तो बता दें भाई, हल्दी भारत में पहली बार देखी गई, कहाँ देखी गई, भारत में पहली बार देखी गई, और ज्यादातर बाहर के लोगों ने पहली बार ये देखी गई थी, क्या गई थी, बाहर के लोगों ने यहाँ पर आए हैं साइंटिस्ट वगैरह, उन्होंने हल्दी को पहले देखा है, लेकिन उत्पत्ति स्थान तो इसका भारत ही है, क्या है, जीओसी टैग तो भारत ही है इसका।
ठीक है ना। तो इस तरह की बातें आ सकती हैं। आज हल्दी का मूल स्थान पूछ लिया, कल हल्दी का उपयोग पूछ सकते हैं, क्या उपयोग पूछ सकते हैं, कल इसका अम, पीलापन का कारण पूछ सकते हैं, तो मैं अगले उसमें बता चुका हूँ ये सब, है ना। उपयोग पूछ सकते हैं, पीलापन पूछ सकते हैं कि पीलापन किससे होता है। तो ये सब बातें हल्दी पर याद कर लेना कि हल्दी में क्या क्या होता है। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चंस कई बार नहीं आता, लेकिन बदल के तो दे सकते हैं ना, क्या कर सकते हैं, बदल के दे सकते हैं। अब हमारे पास क्या हो गए, 5 ऑब्जेक्टिव हो गए, क्या हो गए, ओटी टाइप के हो गए। तो 5 हम भरेंगे यहाँ पर खाली स्थान, रिक्त स्थानों के, तो 5 रिक्त स्थान भरते हैं हम लोग। मशरूम उत्पादन के लिए आवश्यक तापमान, ये भी आ चुका है एक बार, ठीक है ना। मशरूम उत्पादन के लिए आवश्यक तापमान कितना है, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस एक अच्छा तापमान होता है, या इसमें हम लोग कहेंगे कि मशरूम अच्छा उत्पादन करता है। तो ये एक ऐसा टेम्परेचर है, ना तो इसमें ठंड होगी ना इसमें गर्मी होगी। 25 तो एक नॉर्मल टेम्परेचर होता है जो लगभग अक्टूबर के आसपास होता है ना, या फिर हम कह सकते हैं फरवरी के आसपास होता है। तो ये है मशरूम, इसमें आराम से उग रहा है। अब आती है एगेरिकस बाइस्पोरस। ये हम लोगों को 2 पेपरों में पहले भी मिल चुका है। ये सबसे बड़ा प्रश्न बनता है वो यही था कि मशरूम क्या है, तो फफूंद है। तो फफूंद का नाम क्या है, तो फफूंद का नाम है एरिगस बाइस्पोरस। इसको हम सफेद बटन मशरूम, एक बार आया था सफेद बटन मशरूम तो खाली स्थान में एगेरिकस बाइस्पोरस भरा। अब की बार एगेरिकस बाइस्पोरस आ गया तो श्वेत बटन अपने खाली स्थान भर दिया। तो ये ध्यान दें इसको कि उदल पलट हो सकते हैं, सिलेबस तो वही होता है। बस ये कौन बच्चा ध्यान पूर्वक पढ़ रहा है, कौन सा टीचर उसकी ओर ध्यान आकर्षित तो करवा रहा है, ये ही ध्यान देना होता है, ठीक है। मशरूम में ड्राई बबल्स यानी सूखे बबल्स पैदा हो जाते हैं, तब इसे बोलेंगे मशरूम में ड्राई बबल्स रोग किसके कारण होता है, तो वर्टिसिलियम फंजीकोला। फंजीकोला का मतलब है फफूंद पर फफूंद लग जाना, क्या लगना, फफूंद पे फफूंद लग जाना। तो आप देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये मशरूम है और ये भी मशरूम है, आपको देख रहे हैं तो कितने सुंदर और अच्छे दिख रहे हैं। कहीं आपकी इसकी बॉडी पे मशरूम में कोई बीमारी दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन आप देख रहे हैं सूखे बबल्स आ गए जी। ये देखो क्या आ गए, सूखे बबल्स आ गए, ड्राई बबल्स बोलते हैं, देखो जी आ गए, क्या आ गए, ड्राई बबल्स आ गए इनको। ये भी फफूंद के पर फफूंद हो गया ना होता है। तो वर्टिसिलियम फंजीकोला नामक फफूंद से ये रोग लगता है। कौन सा, ड्राई बबल। एक बेड बबल भी होता है जो आपको अगले पेपर में मैंने बताया था, ठीक है। अब आता है अंगूर का वानस्पतिक नाम। ये कई बार आ चुका है, कम से कम 4-5 बार आ चुका है ये वाला, तो है ना, बिटिस वेनिफेरा। एक बार तो यही आया था, अंगूर की खेती को क्या कहते हैं, तो जब बिटिस वेनिफेरा के तो अपन क्या कहेंगे, विटिकल्चर। बिटी से शब्द से आपको याद करना कि विटिकल्चर, अंगूर की खेती क्या कहलाएगी, विटिकल्चर। तो बिटिस वेनिफेरा है इसका, है ना, फैमिली वाइटेसी है। तो जी अंगूर हो गए हमारे। अब आती है बच, एक फसल है, ये रही बच दिख रही है। तो 1 हेक्टेयर यानी 5 बीघा में इसका कितना उत्पादन होता है, तो ये तो डायरेक्ट याद करने का कि साहब इतना होता है। तो लगभग हमारे पास बच फसल की उपज का 1000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर करीबन उत्पादन हो सकता है। अब बच का उपयोग आ सकता है, बच की फसल के बीज आ सकते हैं, कुछ भी बच पे आ सकता है, कहने का मतलब ऐसे याद रखना है आप लोग। अब हम लोग 5वें हो गए, अब सही जोड़ी मिलाते हैं। CFTIR क्या है, तो CFTIR कहाँ जोड़ेंगे, मैसूर में। ये बना हुआ CFTIR। CFTIR का पूरा नाम है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट। कहाँ पर है, तो आंसर बताएंगे मैसूर में। यानी ये क्या करती है, ये संस्था है कि फलों को क्या करना, सुरक्षित रखने के लिए इन टेक्नोलॉजियों का उपयोग किया जाएगा। तो यहाँ पर रिसर्च करते हैं साइंटिस्ट, और यहाँ पर क्या लगी है, टेक्नोलॉजी कर है, यानी कि फूड सड़े नहीं, लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। ऐसे इसके कई फंक्शन होते हैं, ये कई कार्य करती है टेक्नोलॉजी से संबंध, ये रिसर्च करती है, उस पर खोज करती है। अब आता है साख समितियां क्या होती हैं, साख समितियां वे होती है क्रेडिट देती हैं। तो देखो जे फिट हो गई, जे फिट हो गई, जे सहकारी लग गई। तो जैसे ही सहकारी साख समितियां लगी तो ये समितियां लग गई, अपने आप मैचिंग हो जाएगी इससे ये, ठीक है, अपने आप मैचिंग कर सकते हैं। 10 वर्ग गण जरीब कितनी लंबी होती है, या इसका एरिया कितना होता है, तो हम कहेंगे 1 एकड़। 1 एकड़ होता है, कितना होता है, 1 एकड़ होता है।
अब आता है रेवेन्यू चेन की लंबाई कितनी होती है, 33 फुट लंबी होती है। जी आपको मैंने टेबल में या एक मैंने इंजीनियरिंग के उसमें पढ़ा, पूरी टेबल एक अगली क्लास में समझा दी मैंने आपको। इंजीनियर चेन की लंबाई कितनी होती है, 100 फुट होती है। और 100 ही कड़ी होती है, इसमें कड़ियों की संख्या भी कितनी होती है, 100 होती है। 100 फुट होती है, एक कड़ी की लंबाई इतनी होती है। ठीक है, तो धीरे धीरे याद करते रहिए, मस्त याद हो जाएगा आपको। अब आते हैं ट्रू फॉल्स। तो क्या जो सफेद मूसली है वो क्या एक कंद होती है, क्या आलू जैसी इसकी जड़ें होती हैं? तो हम कह सकते हैं कंदी फसल है, तो हम कहेंगे सही है, कंद है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। यानी आपको दिख भी रही है कि है कंद या नहीं है, काल्पनिक नहीं है, आप देख सकते हैं इसको कि कंदी फसल है। अब आते हैं हम इसके बाद, पुदीना की फसल के लिए भूमि का पीएच मान कितना होना चाहिए? पीएच मान नहीं समझ में आ रहा होगा, पीएच मान क्या होता है? पीएच मान का मतलब ये है सीधा सीधा कि यदि हम पानी को पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, पानी को पी रहे हैं, यदि हमें नमकीन लग रहा है तो पीएच मान 7 से ज्यादा, यानी उसमें केमिकल की या सोडियम की नमक सोडियम या नमक की मात्रा 7 से यदि ऊपर है तो इसे क्या माना जाएगा, लवण। क्या माना जाएगा, लवणीय। ऐसे याद रखो। और यदि कम 7 से नीचे पीएच मान है तो इसे अम्लीय। अम्लीय का मतलब इमली की तरह, मतलब खट्टापन बढ़ता जाएगा, एसिड आता जाएगा, ठीक है ना, ये कह सकते हैं। तो पीएच मान जब अपन करेंगे इसकी फसल, तो पीएच मान 7 पे सबसे अच्छी होती है, तो हम लोग 6.5 कर लो, थोड़ा सा 7.5 या 8 कर लो, इतने पे ये फसल आराम से हो जाती है। क्या होती है, इतने पे आराम से हो जाती है। तो ये बिल्कुल ठीक है। सभी फसलों के लिए 7 को ध्यान में रख के, अब पीएच की कभी भी बात आ जाए ना तो 7 को ध्यान रखो। 7 से 0.5 आप उतार दो तो 6.5 हो जाएगा, 7 बढ़ा दो तो 7.5 हो जाएगा, या फिर 6 से सीधे 8 कर दो। इतने में यदि फसल आराम से हो सकती है। यदि इससे पीएच मान बढ़ा तो जड़ों में नमक भर जाएगा और जड़ें गलने लगेंगी। यदि 6 से नीचे जाएगा तो हल्का एसिड का प्रभाव पड़ने लगेगा, और 4 तक पहुंच गया ये तो जड़ें ही गल जाएंगी तेजाब से। इतना भयंकर होता है। तो मिट्टियों के ये दोष होते हैं, अम्लीय और क्षारीय। ठीक है, अम्लीय, क्षारीय और लवणीय। तो दोष मुक्त होना चाहिए। क्या, दोष से मुक्त होना चाहिए, किसी भी प्रकार का उसमें केमिकल ना हो, ऐसे में फसलें अच्छी होती हैं। तो ये इतना ठीक है, फिर इस हिसाब से तो बिल्कुल सही है, तो कोई दिक्कत नहीं, इसे अपन शर्त लगा सकते हैं। ये वाला, ये पीएच वाला वाला ना, ये सॉइल में से आता जाता है। तो ये आपके लिए जब अपन ये फसल कर रहे हैं पुदीना की, तो सॉइल का टेस्ट कराएंगे। यदि सॉइल का टेस्ट कराएंगे तो पीएच इतना आएगा तो पुदीना की फसल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ये अब आती है खस घास की जड़ें कैसी होती है, स्पंजी टाइप की होती हैं, तो दुनिया जानती है स्पंजी होती है, दबाएंगे मतलब, जैसे आप इसको ऐसे मान लो कि जो कूलर होता है ना, कूलर की जो टटियां आती हैं, यदि वो खस घास की हैं तो दबाने पर वो कैसी होती हैं, स्पंज टाइप की होती हैं, दब जाती हैं फिर हो जाती हैं, ठीक है ना, उसी प्रकार। तो क्या स्पंजी प्रकार की होती हैं? तो हम कहेंगे ठीक है, इसकी जो है जड़ स्पंजी प्रकार की होती है। अब आता है अगला, पुदीना का कुल क्या है? पुदीना की फसल करी थी तो व्यवसायिक फसलों में देखो एक एक पार्ट से 2 क्वेश्चन आए और अकेले पुदीना पर आ गए कि नहीं आ गए? तो ये ध्यान दें कि पुदीना का कुल का तो ग्रेमनी है, उनने क्या दी, तो हम कहेंगे ग्रेमनी नहीं है, क्योंकि हमें पता है कौन सी है, लेमी एसी है। क्या है, लेमी एसी है, तो ये याद रहेगा हमें। तो हम ये कह सकते हैं कि ग्रेवनी कुल की पहचान मैं आपको बताऊं, क्या हम पुदीना देख रहे हैं तो क्या पुदीना ऐसी पत्ती वाला होता है? नहीं होता। तो ऐसी पत्ती होंगी तो ग्रेवनी है, नहीं हमें चलो ये याद नहीं है, एक बार कोई बात नहीं, ठीक। तो क्या पुदीना की पत्ती ऐसी होती है? सकरी पत्ती वाला ही ग्रेवनी होता है। अब हम अपने आप असत्य पे पहुंच जाएंगे, रखने की जरूरत नहीं है, क्या नहीं है दोस्तों, बस समझने की बात है। एग्रीकल्चर दुनिया का सबसे सरल सब्जेक्ट है, बशर्ते है इसके सामने एक साइंटिस्ट होना चाहिए, एक एक कड़ी खोल देगा, कभी याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम कहीं ना कहीं से उसको पकड़ लेंगे, यही आंसर सही है। क्योंकि जब हम कंपटीशन करते हैं ना, तो ऐसे नहीं रटा जा सकता, एक एक चीज क्लियर हो जाती है, तो मैं पता है कि भाई साहब ग्रेवनी तो ऐसे ऐसी पत्तियों का होता है, तो ऐसी पत्ती तो पुदीना में नहीं होती, जबकि पुदीना पत्ती कैसी होती है, ऐसी, है ना, ठीक है, ऐसी पत्ती होती है। तो बताएं क्या ये ग्रेवनी होगा? नहीं होगा, तो ये इसमें आ गया। हम ये कह सकते हैं ग्रेवनी का नहीं है, अपने आप हो गया असत्य, ठीक। अब आता है उसके बाद
तो देखो इसकी पत्ती कैसी है, सकरी नहीं है। अब आती है सोडियम मेटाबाइसल्फेट। ये हमारा फल परिरक्षण से आया है। कहाँ से आया है? फल परिरक्षण, परिरक्षण से आया है ना। फ्रूट प्रिजर्वेशन किससे आया? फ्रूट प्रिजर्वेशन से आया। जब अपन लोग जैम, जेली, अचार, मुरब्बा आदि को लंबे समय तक सुरक्षित रखते हैं तो उसमें कीड़े ना पड़ जाएं, तो कीड़ों से या छोटे छोटे कीड़े पड़ जाते हैं उसमें, या अपन कहते हैं सड़ जाता, खराब हो जाता, उससे बचाने के लिए कुछ केमिकल डालने होते हैं। जैसे अचार में हम नमक डाल देते हैं, नमक बैक्टीरिया, फफूंद आदि को मार देता है। क्या कर देता है? मार देता है। तो इसी प्रकार से इसमें हमारे जो होगा ना सोडियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो हम करेंगे किसके लिए? अ, फल परिरक्षण में। किसमें करेंगे? फल परिरक्षण में। तो उसने पूछा है इसमें कि क्या की कीटनाशी है? तो नहीं। तो कीट कैसे होते हैं आपने देखा है? आपने नहीं देखा होता जब देख लो भाई कीट कैसे होते हैं। जैसे हमारी फसलों में उड़ते फिरते हैं ना, ऐसे ऐसे ये वाले, ये होते हैं कीट। 6 टांगें होती हैं उनके, और ऐसे ऐसे। तो ये कीट ऐसे होते हैं, ठीक है। तो ये केमिकल कीटनाशी में प्रयोग नहीं होता है। तो इसने लिख दिया क्या ये कीटनाशी है? तो हम कह नहीं, कीटनाशी है ही नहीं। कीट तो ऐसे होते हैं जो फसलों की पत्तियों को खाते हैं। तो यहाँ तो हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अलग सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट काय के लिए होता है? फल संरक्षण में काम आता है, इसलिए ये असत्य है। आप जैम, जेली, अचार, मुरब्बा में इसका प्रयोग करते हैं, है ना। अचार वगैरह में डाल सकते हैं इसको। अब आता है अगला, ये हमारे पूरा हो गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि खुद की काबिलियत पर यकीन रखो। क्या रखो? खुद की काबिलियत पर यकीन रखो, कामयाबी जरूर मिलेगी। यदि आप दूसरों के भरोसे रहेंगे तो कामयाबी नहीं मिलेगी। लोग अपने गांव में भी कहते हैं कि भाई दूसरों के कंधे पे यदि बंदूक रख के चलाएंगे तो निशाना सही नहीं पड़ेगा, इधर उधर जाएगा। इसलिए बात यह है कि आप दुनिया के चरण छू लो, कुछ नहीं होगा। एक बार अपने गुरु के चरण छू लो, जिंदगी में कभी नहीं झुकना पड़ेगा आपको। तो ये बिल्कुल सच्चाई है। आपके लिए ये शब्द हैं, इनको ध्यान रख करके आप मेहनत करेंगे ना तो बहुत कुछ बन सकते हैं हम लोग। तो दोस्तों, दुनिया में किसी भी प्रकार की मेहनत हो, बस लगन अंदर से होनी चाहिए, किसी के कहने पे नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बाय।